सो ही गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th वालों के लिए साइंस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हूँ। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जो आपका न्यूमेरिकल है पूरे आपके बुक से, उस सभी को सॉल्व करा लेता हूँ। अगर आप इतना सॉल्व कर लेते हो तो 101% आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आने वाला। ठीक है, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। तो इतना आपको अभी तैयार कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल तैयार कर लो, क्योंकि 101% ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं ये न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो। हमारा जो क्वेश्चन है पहला वो है, एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल है, बस आप इसके भाषा को समझिए। ठीक है, जहाँ पे ये 36 सेमी दूरी पर स्थित वस्तु का, ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बन जाता है, यानी कि 36 सेमी ये दूरी पर स्थित है, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा इसी के ऊपर बन रहा है। ठीक है, तो अब देखो जैसे कि यहाँ पर कोई वस्तु रखा गया और ये मान लेते हैं कोई दर्पण है। ठीक है, तो इस दर्पण पे जब इसका जाता है फोकस, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है यहीं पर बन जाता है। ठीक है, तो ये देखो दर्पण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरी को किस में लेते हैं, ऋणात्मक में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमको लिखना है हल। हल के बाद दिया है, जो जो चीज़ें दिया है उसको आपको लिख देना है। ठीक है, क्या क्या दिया है यहाँ पे, वस्तु की दूरी कितना है, u बराबर -36। अब जो प्रतिबिंब बन रहा है इसी के ऊपर बन जा रहा है। ठीक है, इसी के इतना ही जितना दूरी पे रखा गया इसी पर बन रहा है, तो इसकी जो दूरी है दर्पण से वो भी तो 36 सेमी ही होगी। तो देखो v बराबर, ये दर्पण के किस किस दिशा, विपरीत दिशा में बन रहा है, तो इसलिए इसको माइनस से लिखेंगे, -36। ये चीज़ हो गई। अब देखो हमको ज्ञात क्या करना है, इसमें पूछा फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से f बराबर रख देंगे क्वेश्चन मार्क। अब दर्पण का सूत्र हम जानते हैं कि 1/f बराबर होता है 1/v माइनस प्लस 1/u, यही होता है। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे कि हम यहाँ पे 1/f हो जाएगा आपका बराबर 1/v की वैल्यू कितना, -36, यहाँ पे हम लगा देंगे -36। फिर इसके बाद 1/u प्लस इसकी वैल्यू कितना, -36। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाते हैं। -1/36 माइनस 1/36। अब 36 इसमें क्या ले लेंगे, लसर। 36 का 36 में भाग देंगे तो 1 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 1, तो ये हो जाएगा -1। और इसी का भी 36 में 36 का भाग देंगे 1 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो -1। इन दोनों को -1 और -1, ठीक है, जो विपरीत चिन्ह रहते हैं तो आपस में जुड़ जाते हैं, और चिन्ह उसी का लिखा जाता है जो चिन्ह रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह तो माइनस ही लिखेंगे। तो हो जाएगा आपका 1/f बराबर -2/36। अब 2 से 36 कितने बार में कट जाएगा, 18 बार में। ठीक है, ये आपका हो जाएगा टोटल 1/f बराबर -1/18, ये 18 बचा। ठीक है, अब देखो 18 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 18 का मल्टीप्लाई इधर पढ़ेंगे 1 में तो हो जाएगा 18 बराबर f का मल्टीप्लाई इधर पढ़ देंगे तो हो जाएगा आपका -f। ठीक है, अब देखो ये चीज़ें हो गई। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है, f बराबर निकाल लेना है, और ये माइनस इस पर आ जाएगा। ठीक है, -18 सेमी। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आपको ब्लैक पेन से लिखकर इस तरह से अंडरग्राउंड कर देना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में 101% ये पूछा जाएगा। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे पहले क्या बोल रहा है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, फिर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। सबसे पहले हमको क्या लिखना, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो यहाँ पे लिखेंगे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी कि ए फॉर वायु और W फॉर वाटर। ठीक है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दे रखा है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 दिया है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 दिया। तो वायु के सापेक्ष हम जल का अपवर्तनांक 4/3 यहाँ पे रख देंगे। इसके बाद क्या बोल रखा है, जल के वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम
वायु, वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक। तो पहले क्या है वायु, तो वायु के लिए क्या लिखते हैं ए एयर, फिर एन, फिर क्या है कांच, कांच के मतलब ग्लास, जी से दिखाते हैं। का वैल्यू कितना दे रखा है 3/2, ये वैल्यू दे रखा है। अब हमें पूछ क्या रखा है यहाँ पे, देखो कांच के सापेक्ष जल का अपूर्णांक पूछा, ठीक है, जल का कांच के सापेक्ष अपूर्णांक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जल का कांच के सापेक्ष अपूर्णांक, ठीक है, जल का कांच के सापेक्ष अपूर्णांक। यानी कि यहाँ पे देखो वायु के सापेक्ष होता था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कांच के सापेक्ष जल का अपूर्णांक। तो पहले हम क्या लिखेंगे कांच, कांच के लिए क्या लिखते हैं जी, इसके बाद एन, फिर जल के लिए वाटर, GNW मतलब हो गया आपका इस जल कांच के सापेक्ष जल का अपूर्णांक मतलब हो गया वायु के सापेक्ष जल का अपूर्णांक की वैल्यू, फिर वायु के सापेक्ष कांच के अपूर्णांक की वैल्यू लिख देना। तो ये हो जाएगा आपका ANW बटे के ANG, ठीक है। ANW की वैल्यू जो है कितना दिया है यहाँ पे इतना दे रखा है, और ANG की वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे 3/2 दे रखा है, ठीक है। इसको पुट कर देना आपको, तो यहाँ से आपका हो जाएगा GNW बराबर ANW की वैल्यू कितना 4/3 है, बट्टा इसके बाद ANG की वैल्यू कितना 3/2 है, ये हो गया वैल्यू। अब देखो रूल क्या कहता है कि ये 4/3 इस तरह से रहेगा, और जब ये भाग में गुणा आएगा तो ये उल्टा आ जाता है, 3/2 का क्या हो जाएगा 2/3, ये पक्षांतर का नियम कहता है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूना के 8 बटे के 3 3 9, ये हो जाएगा 9 दूना के 18, 2 बार में ये कट जाएगा। तो आपकी GNW का वैल्यू कितना आ गया 2, ठीक है, मतलब कि ये कांच के सापेक्ष जल का अपूर्णांक, ठीक है, जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक कितना आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति केवल 20 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। लेंस की फोकस दूरी व क्षमता की गणना कीजिए, यानी कि इसमें इसके पावर की वो फोकस दूरी की गणना करनी है, ठीक है, फोकल लेंथ की हमें गणना करना है। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति केवल 20 मीटर तक ही देख पाता है। अगर वो स्वस्थ होता है, ठीक है, तो उसकी जो आँखें की दृष्टि है वो अनंत होती है, यानी कि वो अनंत तक देख सकता है, यानी वो अनंत तक वस्तु को देख सकता है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या लिखना है, लिखना है हल, हल के बाद लिखना है दिया है, जो जो चीज़ें दिया है उसको लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ से 20 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है, यानी कि ये क्या हो गया इसका प्रतिबिंब है, बढ़ रहा है तभी तो देख रहा है 20 मीटर, और वस्तु की जो दूरी है वो क्या होती है इनफाइनाइट, ठीक है, जब स्वस्थ जो आँखें होती है वो अनंत तक देखती हैं। इसके बाद ये प्रतिबिंब की दूरी क्या है V बराबर 20 मीटर, ये मीटर में है। इसके बाद हमें पूछ क्या रहा है फोकस दूरी पूछ रहा है, यानी कि F बराबर क्या हो गया आपका क्वेश्चन मार्क, और क्या पूछ रहा है क्षमता, यानी P बराबर भी आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व किस तरह से करते हैं, ठीक है, इतना चीज़ें तो आपको पता हो गया। अब हम क्या लगाएंगे लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या होता है लिख देंगे यहाँ पे लेंस के सूत्र से। तो लेंस का सूत्र हमने क्या पढ़ा है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। अब यहाँ पे 1/V की वैल्यू क्या है इनफाइनाइट है, 1/, ये सारी 20 है, ठीक है, 1/20 माइनस माइनस है तो माइनस लिख देंगे -1/इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट आपका क्या है जो अनंत है वो किस में है माइनस में, और यहाँ पे भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे प्लस, तो 1/20 प्लस 1/इनफाइनाइट अनंत, ठीक है। तो अब देखो अनंत का एक में भाग देंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, ये 0 हो जाता है, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो आपका 1/F बराबर क्या आ जाएगा 1/20, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 20, F का इसमें कर देंगे तो हो जाएगा बराबर F। तो यानी कि F की जो वैल्यू आ गई वो कितना आ गई आपकी 20 सेमी, ठीक है। मात्रक आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर लिखना है, अदरवाइज आपके मार्क्स जो है वो कम हो जाएंगे। तो यहाँ से 20 सेमी हमने लिख दिया, इसका आंसर आ गया, ठीक है। आपको ब्लैक पेन से इस तरह से आंसर लिख देना है।
इसके बाद इसमें एक चीज़ और पूछा कि क्षमता की वैल्यू ज्ञात कीजिए, यानी कि फोकस। तो हम यहाँ से देखेंगे कि लेंस की क्षमता बराबर जो सूत्र होता है वो क्या होता है। लेंस की क्षमता P बराबर होता है आपका 1/f। ये f किस में रहेगा, इस समय मीटर में रहेगा, ठीक है। 1/f की वैल्यू कितना है, f की वैल्यू 20 सेमी आई है, ठीक है। ये सारी सेमी नहीं आएगी, ठीक है। ये मीटर में 20, तो ये भी किस में आएगा, आपका मीटर में आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 20 मीटर, ठीक है। 1/f बराबर 1/20। तो P बराबर जो आपकी वैल्यू निकल कर आती है वो 1/20। अब एक 20 का भाग इसमें दे देंगे, कितने बार में जाएगा, नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे, फिर 10 हो गया, फिर नहीं जाएगा तो 0 बढ़ा देंगे, फिर कितना होगा 100, तो 20 पंचे 100। तो इसका देखो जो क्षमता होता है, इसका जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। कि आपको जरूर लिखना है मात्रक, किसी भी न्यूमेरिकल का मात्रक नहीं लिखोगे तो आपकी जो चीज़ें होंगी आधा मार्क्स मात्रक की भी कट जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, चालक पर आवेश की गणना कीजिए, ठीक है, और उसकी प्रकृति को बताइए। तो कि सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है तो हम जानते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे सबसे पहले हल के बाद लिखेंगे दिया है, दिया कितना है 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन। तो आप जानते हो Q बराबर होता है Na, और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। ये कूलाम होता है, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। Q बराबर Na। तो ये पूछा आवेश की मात्रा में प्रकृति बताए, तो Q बराबर आपका हो जाए n इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना दे रखा है 5, गुणित इसकी वैल्यू कितना होती है इलेक्ट्रॉन की, E बराबर इतना होती है, ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो आपको Q बराबर हो जाएगा 5 का इसमें पढ़ेंगे तो 16×5 = 80, यानी कि 8.0 आ जाएगा आपका, गुणित 10⁻⁻19 कूलाम। इसकी प्रकृति क्या होगी आप देख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें आप यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई 1.6 में पढ़ोगे तो आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। आप पढ़ कर भी देख सकते हो इसका मल्टीप्लाई। तो ये आपका क्या हो गया इतना आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि किसी वैद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर वैद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, वैद्युत परिपथ से प्रवाहित वैद्युत आवेश का परिणाम ज्ञात कीजिए। अब देखो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हल लिखना है, हल के बाद लिख देना है दिया है। जो चीज़ें दिया है उसको सबसे पहले लिख लेना है। क्या दिया है इसमें 0.5 एम्पियर, यानी आई की जो वैल्यू है वो क्या है 0.5 एम्पियर। इसके बाद इसमें समय कितना लग रहा है 10 मिनट का, तो यानी T बराबर 10 मिनट। हमें क्या ज्ञात कर प्रवाहित आवेश की गणना करना है, यानी Q बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम जानते हैं यार गाइस क्या होता है, Q बराबर होता है I × T, ठीक है। तो यहाँ से Q बराबर आपका देखिए जो मिनट है, ठीक है, मिनट को हम किस में बदल देंगे सेकंड में। तो 10 × 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 600 सेकेंड, ठीक है। 600 कितना हो जाएगा सेकेंड। तो Q बराबर हो गया आपका I × T, तो I की वैल्यू कितना 0.5 इंटू इसकी वैल्यू कितना 600 सेकेंड। तो ये हो जाएगा आपका 6×5 = 30, यानी कि आपका जो Q बराबर आ जाएगा आंसर 300 कूलाम। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसको ब्रैकेट में करके ब्लैक पेन से आंसर लिख देना इस तरह से। क्वेश्चन आपका 20 ओम 24 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध वाले 3 तार श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जुड़े हैं, प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको प्रत्येक दशा में क्या ज्ञात करना है तुल्य प्रतिरोध। पहला श्रेणी क्रम में जब हो तब, दूसरा समांतर क्रम में हो तब। तो सबसे पहले हम श्रेणी क्रम में निकालेंगे, यहाँ से श्रेणी क्रम। तो आप जानते हो कि श्रेणी क्रम R बराबर होता है
R1 प्लस R2 प्लस R3। सबकी वैल्यू दे रखा है यहाँ पे। R1 की वैल्यू 20 ओम, R2 की वैल्यू 24 ओम, R3 की वैल्यू 30 ओम। तो हो जाएगा आपका 20 प्लस 24 प्लस 30। ठीक है, ये चीज़ें होगी। अब इसको हमें जोड़ देना है। जोड़ने के बाद देखो यहाँ पे 30 20 50 60 70 74 इसका जोड़ने पर आ रहा है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो गई? ये R की हो गई। अब समांतर क्रम के लिए देखेंगे दूसरा, समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, समांतर क्रम का हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो समांतर क्रम के लिए होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखो 1/R1 की वैल्यू कितना है? 20 सेमी है, पुट कर देंगे। प्लस 1/R2 की वैल्यू कितना है? 24 ओम है, इसे पुट कर देंगे। प्लस R3 की वैल्यू कितना है? 30 ओम, इसे पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। तो 1/R बराबर आपका हो जाएगा, अब देखो 24 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 24, प्लस इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस 20। 24 का 2 में कर देंगे तो 24 दूना 48 यानी 480 प्लस 1/30 है। ठीक है, इसको अभी हमने नहीं किया है। अब इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, जोड़ने के बाद क्या आएगा आपका? 40 4 44 बटे के 480 प्लस 1/30। ठीक है, आप यहाँ से छोटा भी कर सकते हो, जैसे 2 से ये कितने बार में कट जाएगा? 22 बार में। और ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना के 4 2 चौके 8 0। ठीक, अभी भी ये 2 से कट सकता है, ये हो जाएगा 11 और ये कट जाएगा 1 2 दूना के 4 0 120। ठीक है, तो ये छोटा हो गया थोड़ा सा, तो 11/120 प्लस 1/30। अब 1/R बराबर हो जाएगा आपका 30 का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 3 33 330। फिर 120 का उधर कर देंगे प्लस 120 अपान में। अब इसका 12 36 3 6 00। ठीक है, अब इन चीज़ों को हमें जोड़ देना है। तो आपको हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3 2 5 और ये हो जाएगा 3 1 4 450। ठीक है, और ये चीज़ें जो आ जाएगी आपका, ये कितना आ जाएगी? इसको जोड़ दिया हमने तो ये कितना हो गया? 450 और ये हो गया आपका 3600। 1 0 से 1 0 गया। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बचा? 45 बचा। तो 45 से भी काटेंगे, किससे काटें? जो कि दोनों चीज कट जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए 5 7 35 और 5 2 10। हाँ, 5 9 ये 45 और ये आपका कट जाएगा। या 5 6 के 30 5 7 35 और 5 2 के 10। ये हो जाएगा आपका 9/72। तो देखो अब क्या आया है? ये चीज़ें 1/R आया है बराबर 9/72। ये हो जाएगा 9×8 = 72। तो R 8 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 हो जाएगा और R का इधर होगा तो केवल R बराबर 8। ये आपका तुल्य प्रतिरोध निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए चित्र में ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। इसके बाद परिपथ की धारा ज्ञात करना है। इसके बाद इसमें ज्ञात करना है 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक सिरों के बीच विभवांतर। इन सब चीज़ों को आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। अब तुल्य प्रतिरोध के लिए जिन दोनों को मान लेते हैं कि R1 और इसको मान लेते हैं R2 और इसको मान लेते हैं R3। 3 प्रतिरोध इसमें जुड़े हुए हैं। तो आप देखते हो कि R1 ठीक है जो है ये 2 ओम और ये 2 ओम समांतर क्रम में है। ये 2 ओम ये 2 ओम और ये 2 ओम समांतर क्रम में है। तो हो जाएगा 1/R1 बराबर 1/R' प्लस 1/R'। इस तरह से हम लिख लेंगे। 1/R कितना है? 2 ओम प्लस 1/2। इन दोनों को ऐड कर देना है तो ये आपका क्या हो जाएगी? 2/2 बराबर 1। ठीक है, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो आपका क्या आ जाएगा? 2 2 का इधर आएगा प्लस 2
2 का इसमें हो जाएगा तो 4, तो हो जाएगा 2 दूना के 4 बटे के 4 बराबर 1। ठीक है, या तो हर जब समान होता है तो केवल आप 2 लिखकर ऊपर वाले को जोड़ दिया जाता है, तो ये हो जाता है 2, 2 से 2 कटेगा तो भी कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/R1 बराबर क्या आ गया 1। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका R1 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो R1 बराबर कितना आ गया 1 ओम। ठीक है, 1 ओम हो गया। तो यहाँ से जो R1 की वैल्यू निकल गया वो क्या हो गया, यानी कि जो ये चित्र है आपका किस तरह से बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 ओम, ये आपका हो जाएगा 3 ओम, और ये भी हो जाएगा आपका 1 ओम। ठीक है, इतना चीज़ें ये इस तरह से चित्र बन गया इसको सॉल्व करने के बाद। अब देखिए हम क्या करेंगे कि अब तीनों को इसका जो ये प्रतिरोध है इसमें क्या निकाल लेंगे, तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध ये देखो, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है। ठीक है, तो ये किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में। तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को ऐड कर देना है। R1 की वैल्यू कितना है, 1 ओम आया है, यहाँ से 1 ओम, प्लस R2 की वैल्यू कितना है 1 ओम है, 1 ओम, प्लस R3 की वैल्यू कितना है 3 ओम है, तो इसको पुट कर देंगे 3 ओम। अब इन सबको जोड़ देंगे तो 3 और 2, 1 1 2 3 2 5 आ जाएगा, 5 ओम आपका टोटल आ गया। ये क्या हो गया, प्रतिरोध। अब देखो यहाँ पे हमें R बराबर 5 ओम पता हो गया। ठीक है, और इसमें क्या निकालना है हमको, परिपथ की धारा निकालना है। तो धारा के लिए क्या चाहिए, वोल्ट। तो यहाँ पे वोल्ट कितना दे रखा है 10 वोल्ट। ठीक है, तो हम जानते हैं गाइस कि V बराबर होता है I इंटू R। ठीक है, अब यहाँ से धारा की वैल्यू हमें काउंट कर सकते हैं। I बराबर हो जाएगा आपका V/R। V की वैल्यू कितना है 10 वोल्ट, पुट कर देंगे 10 वोल्ट। R की वैल्यू कितना है 5 ओम, तो 5 दूना के 10, यानी I बराबर कितना आ गया आपका 2 ओम। ठीक है, I बराबर कितना आ गया 2 एम्पियर। 3 ओम के प्रतिरोधों के बीच जो धारा थी वो कितना आ गई 2 एम्पियर आ गई। इसके बाद यहाँ पे पूछा कि 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर यानी कि V निकालना है आपको। तो यहाँ से V बराबर हो जाता है क्या I इंटू R। ठीक है, तो I की वैल्यू कितना निकली 2 एम्पियर, रख देंगे 2 एम्पियर। अब प्रतिरोध कितना निकला है, प्रतिरोध यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बोल रहा है कि 3 ओम वाले प्रतिरोध, ये प्रतिरोध अपने से अलग बोल रखा है इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ प्रतिरोध की वैल्यू क्या रखाएगी, इस चीज़ का आपको ध्यान देना होता है। ठीक है, तो V बराबर आपका कितना आ जाएगा 6, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा वोल्ट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा।